भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो प्रणय एंड सौरभ, कैसे हैं आप? बस मजे में। सौरभ आप? बस बढ़िया, एकदम प्रणय, बढ़िया चल रहा है। तुम लोग बताओ, आज के दिन किस बात पर चर्चा होने वाली है? हमने पुलियाबाजी पर इतिहास के बारे में तो बहुत बार बातें की है, पर हमने कभी प्राकृतिक इतिहास के बारे में बात नहीं की है। तो आज सोचा कि क्यों ना ऐसे किसी गेस्ट से बात की जाए जो हमें प्राकृतिक और खास करके भारत के प्राकृतिक इतिहास के बारे में बता सके। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बहुत सही, बहुत सही। इस विषय पे मुझे तो बहुत कम पता है, तो मैंने सिर्फ यही किताब पढ़ी है जिससे हम लोग बात करने वाले हैं, उनकी किताब। तो डेफिनेटली मुझे जानना है इस बारे में। और तो आज हमारे गेस्ट है प्रणय लाल, जो एक बायोकेमिस्ट है और एक लेखक और एक आर्टिस्ट भी है। वो पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण पर काम करते हैं। उनकी एक बहुत नई किताब एक आई है, इनविजिबल एम्पायर, जो वायरसेस की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में है। पर आज हम उनसे बात करने वाले हैं उनकी किताब इंडिका के बारे में, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत ही सरल और बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया है। तो आज हम उनसे ही बात करके जानेंगे और जो हमें नहीं पता है हमारे देश की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। तो वेलकम प्रणय। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बुलाया पुलियाबाजी में, मैं बहुत आभारी हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं प्रणय। आपकी किताब काफी अलग है क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स जैसे कि जियोलॉजी, जिसमें जीव विज्ञान है, भूगोल, ये सारे अलग अलग टेक्निकल टॉपिक्स को जोड़ के आपने एक बहुत ही सरल नैरेटिव प्रेजेंट किया है। तो विचार क्या था आपका इस किताब के पीछे और इसका प्रोसेस क्या था आपका लिखने का? क्योंकि मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आपने ये इवॉल्व कैसे हुई आपकी किताब। तो कुछ बताइए हमें प्लीज। तो ये बहुत आसान सवाल भी है और कठिन भी है। मैं दोनों तरीके से इस सवाल को देखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से मेरे पास कई सवाल थे। मैं वो बच्चा था जो क्लास को बढ़ाने के लिए और सवाल पूछता था, जो इरिटेट करते थे। मगर मेरे पास कभी कभी सवाल होते थे जो टीचर्स जवाब नहीं दे पाते थे, और वो अहम सवाल होते थे। जैसे मैं पूछता था कि हमारा रेगिस्तान नॉर्थ वेस्ट में क्यों है, या सुंदरबन बंगाल के खाड़ी की तरफ क्यों है, और सुंदरबन क्यों नहीं है हमारे यहाँ, या रण ऑफ कच्छ इतना, उसके ऊपर इतना मोटी सतह है जो नमक की है, जो परत बन जाती है, वो क्यों है वहां पे, और जगह क्यों नहीं है। तो ये सवाल होते थे। और एक सवाल मुझे याद है जिसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा करारा चांटा पड़ा था। वो ये था कि सबसे ज्यादा बारिश बम्बई और पूना और गोवा के बीच में होती है। तो जो भी नदियां हैं वो उस दिशा में अरब सागर की तरफ नहीं बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ क्यों जाती है। तो ऐसा क्या है? क्योंकि हमें बताया गया था कि बचपन में कि जो भी पानी का सूत्र होता है वो सबसे करीब जहाँ पे वो उसको छोड़ सकता है, वहीं पे वो करेगा, उसी दिशा में हो जाएगा। तो बम्बई जो या पूना जो है वो समुद्र की से बहुत करीब है। इनफैक्ट बम्बई तो बिल्कुल ही समुद्र पे ही बना हुआ है। तो ऐसा कैसे होता है कि जो नदियां हैं बम्बई के, जो उत्तर में आती हैं, जो उत्तर से शुरू होती हैं, वो गोदावरी बन जाती हैं, तुंगभद्रा बन जाती हैं, भीमा बन जाती हैं, कृष्णा, कावेरी बन जाती हैं। तो आप देखिए, तापी नर्मदा के बाद जो सबसे बड़ी नदी वेस्ट घाट्स में फ्लो करती है, या उसके वेस्ट कोस्ट पे फ्लो करती है हमारे पश्चिम तट पर, वो चंद्रगिरी एक नाम की छोटी सी नदी है, उधर केरल और कर्नाटका को डिवाइड करती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। तो ये कई सारे सवाल थे जो कई जितनी भी पढ़ाई की और सवाल बनते गए, और मुझे लगता था कि इनकी जो, अगर इसका एक सवाल का उत्तर मिल गया तो कोई और जो सवाल है उसका भी उत्तर ढूंढना है। तो सब एक ये लक्ष्य रहा था कि सवालों के जवाब ढूंढते रहने हैं। और फिर एक समय ऐसा आया कुछ 10-12 साल पहले कि मुझे लगा कि मुझे इसको लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल मेरे दिमाग में है तो औरों के भी शायद इसमें रुचि हो इनके सवालों के जवाब जानने के लिए। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात कई बहुत अच्छे लोगों से हुई थी। ये जो सवाल के जो उत्तर थे वो सब बहुत अच्छे विख्यात लोगों ने दिए। जैसे प्रोफेसर अशोक साहनी साहब हैं, जो इंडिया के सबसे मशहूर और सबसे जाने माने पेलियंटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने खूब शोध किया है डायनासोर्स पे, मैमल्स पे, रेप्टाइल्स पे, प्लांट्स पे।
बहुत बढ़िया फॉसिल्स हैं उनके नाम पे, और उनके एक्सटिंक्ट एनिमल्स के जो स्पीशीज के नाम होते हैं उनके नाम से कई सारे हैं। तो उनकी छत्रछाया में मैंने बहुत कुछ सीखा। कई और लोग हैं, उनके ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया इस बारे में। और फिर प्रदीप किशन हैं जो बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं पेड़ों के बारे में, और उनकी जो मगर रुचि है वो उससे पेड़ों से आगे भी जाती है। उनको मिट्टी में बहुत उनका रुझान है, चट्टानों में और जियोलॉजी में और लोकेलिटी में और जियोलॉजी में उनको बहुत रुचि है इन चीजों में। तो इन सब लोगों की जो इनकी संगत में बैठ के जब ये प्रश्न मैंने फिर से डिस्कस करने शुरू किए और फिर उनका भी विचार लेना शुरू किया, तो कुछ एक अलग सा एक मजा आने लगा। और फिर ये जब लिखने लगा मैं, तो और मजा आया। उसी दौरान प्रदीप कृष्ण साहब ने ये बताया मुझे कि इसको चैप्टराइज करो। मैं पहले ये क्वेश्चन एंड आंसर की तरह लिख रहा था कि डू यू नो वेयर टू फाइंड डायनासोर बोन्स, यानी कि आपको डायनासोर के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो मगर मैंने सोचा कि ये पॉइंट अच्छा है, मुझे चैप्टराइज करके इनको युग दर युग लिखना है। फिर तो मैंने जब इंडिका लिखनी शुरू की तो सबसे पुरानी चट्टान को लेके शुरू की, क्योंकि सबसे आसान वही होता है कि सृष्टि की संरचना कहाँ से हुई, हमारी धरती कहाँ से बननी शुरू हुई, पृथ्वी कैसे बनी, धरती कैसे बनी, पहला कॉन्टिनेंट कैसे बना, देश का सबसे पुरानी चट्टान कहाँ है, कहाँ हम देख सकते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी बन गई, एक क्रम बन गया पुरानी से नए तरीके की तरफ आने का। और ये ऑर्डर बन गया किताब का कि इसी फॉर्मेट में इस किताब को लिखा जाए। बस इसी से मैं, जब किताब लिखी गई और छपने का भी प्रोसेस 3 साल का था, 3.5 साल का। उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आई। नहीं तो मैं लेखक नहीं हूँ कहीं से भी, मैं एक सामान्य एनजीओ में काम करने वाला आदमी हूँ। दिन में मैं टीबी और फेफड़ों की बीमारियां देखता था, और रात को मैं किताब लिखता था। वाह। और आपकी किताब के बारे में ये कहना पड़ेगा, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे सुंदर दिखने वाली किताब भी है। इसमें जो चित्र हैं, जिस तरीके से वर्णन किया है आपने, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये किताब हमेशा मेरे पास रहती है, इतनी अच्छी लगती है। तो प्रणय, इससे मेरा एक सवाल था। एक सेंटेंस था आपकी किताब में जो मुझे अभी भी याद है, कि आपने कहा था जैसे भारत के दक्षिणी छोर से अगर आप उत्तर की ओर जाए तो मतलब दूरी के दृष्टिकोण से तो हम लोग 2000-3000 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन अगर हम काल के दृष्टिकोण से देखें तो शायद लाखों वर्ष देख सकते हैं। तो ये आपने लिखा है, इसका अर्थ क्या है? किस तरीके से हम भारत के इस उपमहाद्वीप में लाखों वर्ष एक साथ दिख सकते हैं हमें? हाँ, तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको लिखा है ना, सारी सदियां मैं जिया, या उन्होंने एक दफे कहा था हाँ। बहुत अच्छे। तो वो हमारे देश में कई जगह दिखता है। आप अगर जैसे बंबई में हैं या पूना में हैं या बैंगलोर में हैं, तो आपके सामने जो चट्टान है जो आपको दिखती है, वो 3 बिलियन साल पुरानी है। उसका आंकड़ा जो है इतना बड़ा है, ये इसको समझने के लिए कि 3 बिलियन साल क्या होता है, क्योंकि हमारी जो आयु होती है वो 70-80 साल तक की होती है। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी लगती है। धरती इतनी पुरानी है। और अगर आप इसको देखें, अगर आप एक ट्रेन जर्नी लें, कहीं से कहीं भी लीजिए, आप बैंगलोर से अगर आप दिल्ली आ रहे हो, तो पहले तो आप बहुत पुरानी एक उससे निकलेंगे, एक प्रोविंस से, जिसमें चट्टाने जो हैं, जो आपको नंदी हिल्स में जैसे बहुत अच्छी दिखती हैं, 3 बिलियन साल, 2 बिलियन साल तक की पुरानी है। मगर जब आप थोड़ा नॉर्थ आएंगे, करीब आप जैसे ही हैदराबाद एरिया को क्रॉस करने लगेंगे, आप एक डेक्कन वाले एरिया में आ जाएंगे। डेक्कन लावा फ्लो आता है, वो 60 और 70 मिलियन साल पुराना है। उसी की वजह से डायनासोर का विनाश होना शुरू हुआ था, उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। और वहां पे आपको दिखता है कि जैसे बम्बई और पूना और पूरे सेंट्रल महाराष्ट्र में आपको लेयर्ड केक वाले वोल्केनिक हिल्स दिखते हैं, जिसमें आपको यानी कि लाइंस दिखती हैं। तो यानी कि वो एक लेयर बाय लेयर बनी थी। उसके बाद इतनी लेयर की लावा फ्लोज हुई कि वो बनते गए और एक के ऊपर एक वो पहाड़ बनते गए। तो जब आप उसको क्रॉस करेंगे, फिर आप पहुंचेंगे समझिए सेंट्रल मध्य प्रदेश, वहां पे अलग विंध्यन रेंज आ जाती है। विंध्यन वो बड़े अलग खूबसूरत पुराने मरीन हिल्स हैं। और आप जैसे ही दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं, आपको जरा से वेस्ट एंड साइड पे आपको दिखेगा मथुरा और फरीदाबाद। जैसे ही आप स्टेशन पहुंच रहे होंगे, आपको छोटे छोटे लाल हिल्स दिखेंगे। वो अरावली के हैं, जो फिर से 2 बिलियन साल पुराने क्वार्ट्जाइट हिल्स कहते हैं उनको। बहुत ही पुराने, बड़े ग्लासी लुकिंग हिल्स होते हैं। अगर आप रॉक को थोड़ा हथौड़ी से तोड़ें तो आपको दिखेगा कि उसमें एक ग्लास का लुक आता है, बड़े शार्प और बड़े शाइनी उसका फीचर होता है। और दिल्ली पे जब आप पहला कदम रखते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो पीली मिट्टी है वो बहुत ही नई है। जब भारत टकरा चुका था तिब्बत से,
जो हमारा जो आइलैंड था जो फाइनली क्लोज कर गया था, वहां से जो मिट्टी निकली और जो नदियां बड़ी बड़ी बनी हमारी, यमुना, गंगा और जो नदियां थी जो सेडिमेंट लेके आई, वो जो है वो ये पीली मिट्टी। तो ये जो मिट्टी हमारे दिल्ली में अभी है ऊपर की तरफ, वो अबाउट 1 मिलियन से 100,000 ईयर्स की मिट्टी है, और फिर उसके ऊपर नई परत बनती जाती है, क्योंकि सेडिमेंट तो रिवर से आ ही रहा है और विंड से भी आ रहा है, तो नई परत बनती जा रही है। तो आप कहाँ, बैंगलोर से दिल्ली अगर आप आते हैं तो करीबन सबसे पुरानी चट्टान इंडिया की और सबसे नई निर्मित जो मिट्टी है उसके ऊपर आप अपना पहला कदम रखते हैं। तो एक छोटी सी जर्नी में आपको ये नजर आ जाता है, और कितने तमाम जानवर इन चट्टानों में अभी भी रिजर्व्ड हैं, और जब ये बन रहे थे तो उनके ऊपर कैसे विशालकाय जीव और छोटे छोटे जीव सब उत्पन्न हुए, पैदा हुए, मरे। और वो जो कहानी है वो मुझे बड़ी बहुत सुहानी लगती है। मुझे लगता है इतने इतने सारे और जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनके अवशेष अभी भी चट्टानों में हैं, और पता नहीं कब कौन सा नया एक मिल जाएगा, उसकी एक अद्भुत कहानी हो। तो ये भी एक चीज है कि जैसे नर्मदा आप क्रॉस कर रहे थे, तो नर्मदा एक टाइम पे बहुत बड़ा एक बे होता था, एक बहुत बड़ा एक सीवे जिसको कहते हैं, बहुत चौड़ा मुंह था। तो वो जमीन को धक्का मार मार के जो आगे इंडिया जब बढ़ रहा था, तब नर्मदा का जो जो मुंह था वो बंद होता गया, वो नदी बन गई। पहले नहीं तो वो एक विशालकाय बे के तरह था, एक बहुत बड़ा, जैसे अरब सागर है, इतना बड़ा नहीं, खाड़ी खाड़ी थी, हाँ काफी बड़ी खाड़ी थी, जो अब छोटी होके खुद नदी बन। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत अजीबो गरीब हैं, बड़ी। सोचिए अगर भारत नहीं टकराता तिब्बत से और एक आइलैंड होता, तो हम एक ऑस्ट्रेलिया की तरह प्रांत होते। सिर्फ छोटी, हमें गंगा जमुना कुछ नहीं होता, सिर्फ कावेरी और ये थोड़ी नदियां होती, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसा होता। जैसे मरे एंड डार्लिंग रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वैसी नदियां हमारी होती हैं। और जैसे आपका पर्थ है वैसा बॉम्बे होता, वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे जैसे आपका मेलबर्न और सिडनी है, वैसा हमारा चेन्नई और कैलकाटा होता है, ऐसा कुछ होता। आई मीन पता नहीं वहाँ शहर भी बसते कि नहीं, क्योंकि इतनी ऑस्ट्रेलिया जितना एरिड है नॉर्थ में, पता नहीं, ये बहुत चीजों पे निर्भर करता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है वो एक इतना डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी लाती है कि आपको ये अगर इवेंट्स नहीं होते तो ये नहीं, तो हम भी समझिए अगर नहीं डॉक करते, जैसे मैंने अभी कहा आपको, अगर हम कुछ 300-400 मील पहले रुक जाते, जो अब इंडियन ओशन में जो एक्टिविटी थी जिसकी वजह से भारत नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशिया और तिब्बत से टकराया, अगर वो रुक जाता तो हम अभी उसी स्थिति में होते जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर और इंडोनेशिया से दूर है, सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स है बीच में। तिब्बत और इंडिया के बीच में भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे, तो वही उसी तरह बिल्कुल हमारी स्थिति होती। तो ये बहुत ही एक, आप नेचुरल हिस्ट्री को किसी भी दिशा में अपने दिमाग में ले जा सकते हो। तो फैंटेसी वर्ल्ड जो है, आप चाहे आप डायनासोर के साथ आप खेलना चाह रहे हो, या उनसे पहले जो बड़े जीव रहते थे, डायनासोर से पहले भी बहुत बड़े जीव रहते थे जिनके बारे में हम बात नहीं करते, मगर वो भी एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड थी। और मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा सागर है जिसमें अगर आप एक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, एक बच्चा खो जाता है। इसीलिए बच्चों में आजकल इतना डायनासोर का क्रेज है। मगर मैं चाहता हूँ कि बच्चे और थोड़ा और जानवरों के बारे में भी जाने, पुराने, उनसे पहले, जैसे डायनासोर से पहले जो काल था वो एम्फीबियंस का था, यानी कि जो मेंढक और वैसे जो मगरमच्छ रेप्टाइल हो जाता है। आई मीन टोड्स हैं, न्यूट्स हैं, सैलमेंडर्स हैं, जो ये फैमिली है वो राज करते थे। इनफैक्ट थिंक अबाउट इट के जो सबसे बड़ा जानवर था जमीन पर जो रहता था, वो हर्ड्स में रहता था, एक झुंड में रहता था, बिल्कुल गायों की तरह चरता था और अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स घूमता था, और इट यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो इतनी अजीब बात है कि अब मेंढक को हमें लगता है कि छोटा सा, और वो उनका जो साइज था, जो जो जानवर थे, वो हमारी नैनो गाड़ी या मारुति गाड़ी जितने बड़े होते। और जो मैमल्स थे उस टाइम पे, मैमल उत्पन्न हो रहे थे, का चयन हो रहा था अभी, मगर सृष्टि चयन कर रही थी उनका। मगर हमारा जो क्रिएशन था, जो हमारे एंसेस्टर जो थे, मैमल एंसेस्टर थे, वो रेप्टाइल से आए थे। तो वो उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। वहां से फिर मैंने अपनी नई किताब में ये बताया कि अगर वो वाले क्रीचर में, अगर जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स जिनको कहते हैं, अगर उसमें एक इन्फेक्शन नहीं होता वायरस का, तो प्लेसेंटा नहीं था, और प्लेसेंटा नहीं होता तो हम और आप कंप्लीट ह्यूमन बन के नहीं आते, हम अंडे में आ रहे। जैसे हमारा बर्थ होता है तो हम लोग, हमारे नाक, कान, आंख, पांव सब ठीक एक साथ होते हैं, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, बट मैंने जो एग में चीजें पैदा होती हैं, जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है, उसके ऊपर मादा को बैठना पड़ता है, या कभी कभी मादा और पिता दोनों को बैठना पड़ता है।
तभी वो हैच कर पाता है। तो वो जो चीजें हैं, वो इन्फेक्शन अगर नहीं होता वायरस का, तो वो भी एक कहानी थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लिखनी थी। मैंने सोचा था कि कभी लिखूंगा, पता नहीं किसी को दिलचस्पी होगी कि नहीं, मगर कोविड की वजह से लोगों को वायरस के तरफ भी ध्यान देना पड़ा और मैंने अपनी दूसरी किताब भी लिखी। तो ऐसे कितने सारे, ऐसा लगता है कि सृष्टि में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं ना, जिनसे कितने चीजें नई नई बन के आई हैं, और अगर वो एक्सीडेंट्स नहीं होते तो कुछ और हुआ होता और कहीं और ही चले जाती दुनिया शायद। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई मीन कैफी आजमी साहब ने कहा था, यही होता तो आखिर यही होता क्यों है, सो उन्होंने तो शायद, वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे। तो वो फिल्म भी अर्थ थी, वो समझ गए थे, अर्थ बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, वो समझ गए थे कि इसमें तो बहुत डीप मीनिंग है। और तो मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे जो नेचुरल इवेंट्स हुए हैं बहुत पुराने काल में, जिनका हम अभी तक उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारा जेनेटिक कोड जो है, वी आर वेरी लकी। आई मीन एवरी स्पीशीज दैट सर्वाइव्स इज अ चांस इवेंट, और उसी चांस में अगर इंडिविजुअल जैसे आप और मैं, हम अभी बात कर रहे हैं, हमारा होना या ना होना भी एक चांस इवेंट, entirely chance event. It's completely up to nature whether it wants to keep us or kill us. तो प्रणय, लेकिन आपने इतने सब सवाल उठाए, अब उसमें से एक का तो मैं जवाब पूछ ही लेता हूँ। ये नदियों का क्या चक्कर है कि ये पश्चिम में क्यों कम जाती हैं और पूरब में ज्यादा जाती है? तो ये बताइए हमारे जरा श्रोताओं को। हम बहुत सारे नहीं पूछेंगे, वो तो हम क्या कहते हैं, वरना ये भी क्या कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा ना। लेकिन एक दो इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए और लोगों को पता चले कि भाई ये कितनी मजेदार कहानियां हैं। नहीं, आप थैंक यू, आपने सवाल पूछा। ये मगर 211 जो पन्ना है इंडिका का, उसमें बिल्कुल विस्तृत जानकारी दी है इस पे। मगर संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहूंगा कि जब इंडियन ओशन बन रहा था, भारत तभी मैडागास्कर से कट के आगे बढ़ने लगा। तो जब हम ये कहते हैं कि बढ़ने लगा, ये हमें मैप में ऐसा लगता है कि जमीन बढ़ रही है, मगर जमीन नहीं बढ़ रही होती है। आई मीन जमीन मतलब एज अगेंस्ट सागर के नीचे जो जमीन है वो फटती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा, सबसे इंटेंस वोल्केनिक मूवमेंट होता है। जब वो पुल और पुश होता है वहां पे, वहां जब उसका स्प्रेडिंग होती है, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, तब ये जो जमीन है जिसमें हम अभी ऊपर हैं, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, वो आगे होती है। यानी कि समुद्र जो है वो विशाल होते रहते हैं। ये जो जमीन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका और मैडागास्कर जो अलग अलग अपनी दिशाओं में गए, वो इसलिए गए क्योंकि सागर फैल रहा था। तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये फ्री फ्लोर स्प्रेडिंग इज द वे दैट ओशंस गेट क्रिएटेड, तो हमें ये सब समझ में आ जाता है कि ये मूवमेंट जमीनों का कैसे हुआ। तो जो वॉल्केनिक मूवमेंट था, जो अरब सागर के नीचे, जहां अभी हम हैं, इंडियन ओशन के का जो एक आर्म है जिसको अरब सागर कहेंगे हम, वहां पे जितने भी ये आइलैंड्स हैं, मॉरिशस, रियूनियन, मैडागास्कर के ईस्ट जितने भी हैं, तो आपको दिखता है कि वहां पे सब ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। तो ये सब टापू हैं बेसिकली। किसी जमाने में बहुत विशालकाय ये ज्वालामुखी रहे होंगे। तो एक ज्वालामुखी ऐसा था, या एक सीरीज थी, एक लड़ी थी, जिसने बम्बई और अराउंड दैट एरिया नीचे से बहुत ज्यादा उसका वॉल्केनिक एक्टिविटी रहा। तो जैसे अगर आप इंदौर के पास जाएं, बहुत सुंदर वॉल्केनो है। बम्बई के बीचों बीच एक वॉल्केनिक नेक है, 70 मिलियन साल पुराना। तो आपको वो दिखता है, वो सिवरी में है। अगर आप बम्बई, कोई भी आप जानते हो बम्बई, आप फिल्में देखते हो, एक फिल्म थी हम हिंदुस्तानी, जिसमें सुनील दत्त हैं, और वो जो गाना आ रहा है हम हिंदुस्तानी, जो गाना चल रहा है, उसके जो बैकग्राउंड में आप जो हिल देखेंगे, वो उस हिल की बात में, उस पहाड़ की मैं बात, वो एक वॉल्केनो था, राइट। तो ऐसे कई सारे टापू थे, ऐसे कई सारे विशालकाय ज्वालामुखी थी जो टापू बन गए, और कुछ जमीन के ऊपर थे जो इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन पे थे। ये इन्होंने क्या किया, जब इनके नीचे मैग्मा उबल के आ रहा था, तो इन्होंने वेस्टर्न मार्जिन को रेज कर दिया। तो कुछ नदियां जो थी, उनके ऊपर एक तो लावा फैल गया, और थोड़ी सी जो पहाड़ी उठी, उसकी वजह से जो नदी जो वहां से जा भी रही होगी, पुरानी नदियां जो होंगी, उन्होंने अपनी दिशा बदल के बंगाल की खाड़ी की तरफ बदल दिया। तो ये रही कहानी कि नर्मदा और चंद्रगिरी नदी के बीच में कोई ऐसी बड़ी नदी क्यों नहीं है, या पश्चिम तट से निकल। तो ये उसकी
संक्षिप्त बहुत ही हाँ लाइटली मैंने बताया आपको, मैं डिटेल में आपको किताब में दिया है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब हाँ, हम चाहते हैं कि इससे उत्साहित होकर के लोग बिल्कुल ये किताब पढ़े। और मैं किताब के बारे में जनरली भी पूछना चाहता था अपने, मतलब हम अक्सर इस तरीके की किताबें अक्सर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे आप अंग्रेजी मूवी देखे तो लगता है एलियन तो जो है वो अमेरिका में ही लैंड करते हैं, तो उनको पता होता है कि अमेरिका कहाँ पर है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप कोई नेचुरल हिस्ट्री या इन चीजों की किताबें पढ़े तो लगता है जैसे डायनासोर जो है वो तो सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते होंगे, साउथ अमेरिका में होते होंगे, अफ्रीका में होते होंगे। और मैं तो एटलीस्ट अपने बारे में बोल सकता हूँ, जब तक मैं बड़ा हो रहा था तो पता नहीं था, और आपकी बुक से तो पता चला कि मतलब ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, मतलब हिंदुस्तान में कितने डायनासोर्स वगैरह हैं। और तो जी। ये आपको भी इस तरीके का रिसेप्शन मिला कि आपकी किताब काफी एक अनोखी किताब है और थोड़ी अकेली किताब है। अगर ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई 10 किताबें रखी जा सकती हैं, क्योंकि 10 है नहीं, है ना। तो ये इस चीज के पीछे क्या आपको लगता है कारण है? ये चीज जो है, आपकी जो ये रुचि है, ये क्या बहुत अकेली है या फिर ये हमारी कमी है, हमारी जानकारी की, कि हमको लगता है कि इसमें कमी है? तो सौरभ, आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो मैं भी वैसे ही मैं सवालों के जवाब बड़े डिफ्यूज तरीके से देता हूँ, तो मुझे फिर क्षमा कीजिएगा। तो ये जो किताब है, हाँ, मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि ये अकेली है वो, और शायद मैं हर वक्त ये कहता था कि मैं सबसे मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए लिखने के लिए मैं ही एक आदमी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत जानकार लोग थे जिनको ये किताब लिखनी चाहिए थी, मगर किसी ने लिखा नहीं। तो मुझे, और देखिए, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, चाहे वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हों, जियोलॉजिस्ट हों, पेलियोटोलॉजिस्ट हों, जो भी हों, अर्थ साइंटिस्ट जिनको कहते हैं, लाइफ साइंटिस्ट कहें, सबको लगता है कि अरे यार, ये कहानी तो मैं जानता हूँ, तो यानी सभी जानते हैं। या उनको लगता होगा कि मैं इस साइंस को कैसे डम डाउन करूं, मुझे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझे तो सिर्फ हाई क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स देखने। तो कई तरीके के उनमें धारणाएं हैं जो गलत है। मुझे लगता है जब तक आप साइंस को लोगों तक नहीं लाएंगे, तब तक साइंस की अप्रिसिएशन नहीं होगी। आपको अपने जमीन की कोई परवाह नहीं रहेगी तब तक, जब तक आप उसको रियली टिल यू डोंट रिस्पेक्ट इट, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि उसने कितने उथल पुथल देखे हैं अपनी जिंदगी में। और दूसरी गलत धारणा यह है कि आप बहुत हाई लेवल, हाई क्वालिटी के साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और पॉपुलर साइंस कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ जो हमारे यहाँ एक डिवाइड है इस देश में, कि साइंटिस्ट या डॉक्टर या कोई भी जो हाई टेक्निकली साउंड अपने आप को समझता है, मुझे लगता है कि मैं अपना स्तर थोड़ा गिरा दूंगा अगर मैं इसमें नीचे, अगर जनरल बात मैंने कर, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं, आप देखते अभी पिछले 4 हफ्तों में 3 बड़े साइंस फेस्टिवल हुए, एक नागपुर में, एक भोपाल में और एक हैदराबाद। तीनों में यही बात दोहराई गई है कि हमें, हमारे वैज्ञानिकों को एक तो लोगों से बात करना नहीं आता है, पॉलिसी मेकर से बात करना नहीं आता है। तो इतनी गलत धारणाएं हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेके हों या क्लाइमेट चेंज को लेके हों, और सबकी जो जड़ है वो ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को नहीं समझते हैं, और ये जो समस्याएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। तो एज अ रिजल्ट, बिकॉज हमारे साइंटिस्ट का भी जो बेस है, जहाँ वो सोसाइटल जिस एनवायरमेंट से वो लोग इमर्ज करते हैं, वो भी एक कई मिथ्याओं से बना है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कटिंग एज साइंस इसलिए होती है, नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एक बहुत माइक्रो लेवल पे अपनी रिसर्च करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने, सौरभ, बहुत सही कहा कि इससे पहले जब तक जुरासिक पार्क सीरीज चल रही थी, सबको लगता था कि अमेरिका में ही डायनासोर्स हैं, मगर इंडिया में, भारत में, आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जाइए, इतने बढ़िया फॉसिल साइट्स मिलते हैं आपको डायनासोर के। आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट बंगाल चले जाइए, आपको अर्ली रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस, जो मैं आपको बता रहा था, 370 और 255 साल के बीच के जो काल था, वहां पे बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक, सबसे पुरानी मिट्टी, सबसे पहले एविडेंस ऑफ लाइफ, सब मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इवन द यंगेस्ट रॉक्स आर इन इंडिया। सो अगर एक विनजिप वर्जन आपको चाहिए पूरी भूगोल का और पूरी नेचुरल हिस्ट्री का, भारत, ऑस्ट्रेलिया और शायद साउथ अफ्रीका, 3 ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी अच्छी सामग्री है इन सब चीजों को दिखाने की। मेरा बेटा है, वो जब छोटा था, तो 15 साल का हो गया, मगर पहले क्या करता था, उसने 10, उसके पास फॉसिल्स थी, उसने एक बहुत बढ़िया डब्बे में उसको रखा हुआ था, और वो भारत की पूरी कहानी 10 फॉसिल से बता।
सबसे पुरानी फॉसिल ये है, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक जो बहुत ही छोटे कीटाणु हैं जो अब भी पाए जाते हैं, उनकी एक फॉसिल थी। और फिर उसने ग्रेजुअली बड़े डायनासोर, एक ह्यूमन बोन और फिर मैमल बोन, और ये सब पूरा उसने 10 उसमें कुछ 200 मिलियन साल के अंतर पे उसने फॉसिल्स इकट्ठी की, और वो कहानियां सुनाता था सब अपने दोस्तों को। मुझे लगता है ये छोटे म्यूजियम जो हमें बनाने चाहिए, अगर हमारा जैसे दक्कन इतना सुंदर है या बैंगलोर इतना अच्छा है, हर प्रांत, हर प्रदेश, हर शहर, उसकी अपनी एक नेचुरल हिस्ट्री है जो अलग है। उस पे हम लोगों को कोई विशाल म्यूजियम नहीं बनाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 कमरे, 3 कमरे के, या एक खुला कॉरिडोर भी मिल जाए आप, वहां पे आप सिर्फ चट्टाने इकट्ठी कीजिए और बोन्स जो फॉसिल्स हैं उनको इकट्ठी कीजिए, उसके ऊपर बस आप रखिए, उनके ऊपर बहुत अच्छा एक मानचित्र बनाइए, बहुत अच्छा एक इंटरप्रिटेशन, एक पोस्टर बनाइए कि ये पत्थर क्या कह रहा है, इसकी कहानी क्या है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, छोटे छोटे म्यूजियम पूरे देश में ना हो, हर यूनिवर्सिटी में, इट शुड बी कंपलसरी। और हर डिपार्टमेंट में एक कमरा नहीं दे सकते आप, मुझे तो लगता है होना ही चाहिए। यू शुड नो, मुझे तो लगता है कि यू शुड नो द ग्राउंड ऑन विच यू स्टैंड। आपको उस जमीन की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको वो नहीं पता है, आप उस जमीन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, और वही हो रहा है। नेचुरल हिस्ट्री की प्रॉब्लम यह है कि हम वो हिस्ट्री भूल गए हैं, नेचर को भूल गए हैं, हम अपनी हिस्ट्री कार्व आउट किए जा रहे हैं, और वो गलत है। इसीलिए ये जो पुशबैक्स हो रहे हैं, चाहे कोविड हो या जोशीमठ हो या फॉरेस्ट फायर्स हो, ये सब एक उसी एक विशियस साइकिल है जो वापस हमें काटने के लिए आ रही है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। तो आप एक बिल्कुल। तरीके से कह रहे हैं कि हमें साइंस कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमारे देश में, क्योंकि हम वैसे तो बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं बेसिक साइंसेस में शायद, और ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में शायद हम इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप बता रहे थे। मैं तो 2 चीजें इससे पहले कहना चाहूंगा कि साइंस कम्युनिकेशन इंप्रूव करने से, जब तक साइंटिस्ट पब्लिक से बात करें उससे पहले भी 2 और चीजें हैं। एक, कि साइंटिस्ट खुद हमारे यहाँ अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो साइंस के बारे में बोल सके, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैं आपसे, मुझे तो लगता है कि 80-90% हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो पुरानी किताबें पढ़ के ग्रेजुएट करते हैं, पीएचडी करते हैं, और उसके बाद उनका पढ़ना लिखना खत्म हो जाता है, उनकी लेक्चरिंग और किसी तरह कोई पेपर छापने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। कटिंग एज साइंस कोई नहीं करता। ये कटिंग एज भी नहीं, अगर आप साइंस की एक फिलॉसफी जो होती है कि ये क्यों हो रहा है, इवन जिज्ञासा जो है हमारे, मैंने बहुत कम जागरूक और जिज्ञासा वाले प्रोफेसर्स देखे हैं या टीचर्स देखे हैं हमारे देश में। एक सिलेबस होता है, वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो मुझे तो लगता है एक तो वो सिस्टम का, और सिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी है, टीचिंग कम्युनिटी, उसका एक फॉल्ट है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो विद इन डिपार्टमेंट्स हैं और विद इन डिसिप्लिन हैं, वो बातें नहीं होती। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट को कहा जाता है कि आप बाहर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज जो है वो खुफिया होती है। 2 कारणवश, एक तो इसलिए खुफिया है कि साइंटिस्ट अपने आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके पेपर की चोरी हो जाएगी। नॉट दैट साइंटिस्ट इतनी अच्छी रिसर्च कर रहा है कि वो कोई और कर लेगा, वो क्योंकि बिटवीन साइंटिस्ट इतनी रैट रेस है कि, और वो कोई हाई क्वालिटी वाली रैट रेस नहीं है। इट इज लाइक ओनली जस्ट कि मेरा नेक्स्ट लेवल का वो हो जाएगा प्रमोशन, कि आपको 5 पेपर लिखने थे तो आपका अगला पेपर छपना है, जो भी छपना है। और ये जो है ना हमारी इंटरनल कंपटीशन, और कोई ग्रैंड विजन नहीं है कि, और विजन तो देखिए फेंकने के लिए तो सब लोग तैयार हैं कि हम इंडिया बाय 2047 विल बी दिस दैट एंड द अदर, मगर इसमें लोगों का अपना रोल क्या है और उनका अपना विजन क्या है ग्रोथ का, वो अपने आप को कहाँ देखते हैं कि वो कैसे एक इंटेलेक्चुअल फोर्स बन सकते हैं, कहाँ वो भारत को एक ऐसी जगह ले जा सकते हैं, भारत नहीं पूरी मैनकाइंड को, पूरे अपने डिसिप्लिन को वो कहाँ ले जा सकते हैं। भारत की बात ही नहीं है, पूरे विश्व में आप उस इंटेलेक्चुअली उस डिसिप्लिन को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। ये हमने कभी नहीं वर्कआउट किया है। हम लोग एक इंटरनल कंपटीशन में लगे रहते हैं और इससे कोई फायदा नहीं होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो प्रणय, मुझे कुछ सवाल थे इंडिका से ही जुड़े हुए। तो एक तो बड़ी दिलचस्प बात बताई थी आपने एक चैप्टर में कि जिस तरीके से जो कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल रॉक है वो भूविज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हमारे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग या तो उस प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखते हैं, लेकिन जियोलॉजी की तरफ से क्या महत्व है उस जगह का? तो ये जो टिप है भारत का,
जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, या कई और नाम भी हैं उसके। तो ये वो जंक्शन है जिसे हम गोंडवाना जंक्शन कहते हैं। तो इसको इसलिए गोंडवाना जंक्शन कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अंटार्कटिका भी जुड़ा हुआ था एक जमाने में, मैडागास्कर जुड़ा हुआ था, श्रीलंका, ईस्ट पार्ट ऑफ अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया भी था। ठीक है, इस पॉइंट से इतने सारे जो अब लैंडस्केप्स हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहाँ से अलग अलग हुए अपनी दिशा में, और अलग अलग समय पे। ऐसा नहीं हुआ कि सब चारों पांचों एक साथ निकल पड़े अपनी जर्नी में, क्योंकि उसके बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि एक जमीन का जो कटाव होता है वो पानी के अंदर जो अर्थक्वेक्स होते हैं और सेपरेशन होता है जमीन का, उसकी वजह से होता है। तो ये जो हमारा जमीन का ये टुकड़ा है, इसमें आसपास अगर आप देखें तो कुछ जो चट्टाने हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी वैसी उसी प्रकार की चट्टाने दिखेंगी। यानी कि चेन्नई की जो चट्टाने हैं वो लगभग वो है जो आपको पर्थ में मिलती है। इसलिए अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि इसीलिए दुनिया के 2 बेस्ट फास्ट बॉलिंग पिचेस जो हैं, पर्थ और दोनों में कोई रिलेशन होगा, पता नहीं जियोलॉजिकल रिलेशन है कि नहीं है। ये एक मुझे लगता है कि गोंडवाना की अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो कन्याकुमारी का जो वो है रूल, वो बहुत ही कमाल का है। और मुझे वो जो जो चट्टाने हैं जिस पे विवेकानंद मेमोरियल है, और तिरुवल्लुवर की जो बहुत ही खूबसूरत स्टैच्यू है, वो आप देखें तो वहां पे लोग आपको बताते हैं कि आपको अरब सागर और बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप सी का जो 3 रंग हैं वो दिखते हैं। कुछ कुछ दिन बड़े अच्छे दिखते हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं। और इस पे अगर आप देखें तो ये जो पानी है उनके अपने अपने सेडिमेंट्स हैं, इन पानी का अपनी एक कहानी है। बंगाल की खाड़ी जो है वो कई सारी इसमें कहानियां निकल आती हैं। एक, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं, अरब खाड़ी में कभी साइक्लोन नहीं आते, बहुत कम आते हैं। अब सबसे बड़े जो साइक्लोन है हमारे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा या म्यांमार में, जैसे नरगिस आया था, बहुत बड़ा था। तो ये सब जो चीजें हैं, जो डीप जियोलॉजी की बातें हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव अभी भी हम पे हावी है, क्योंकि हमारे ये जो टाइफून्स हैं या साइक्लोन्स हैं दुनिया भर में, उनका एक अलग तरीका है, क्योंकि सैलिनिटी है और वाटर टेम्परेचर है और ये सब जो चीजें हैं, और मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स तो है ही, खैर मूवमेंट ऑफ विंड्स, मगर ये सब एक साथ ना घुल मिल चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत चीजें इम्पोर्टेंट हैं इनको समझने के लिए। बंगाल की खाड़ी की अपनी खासियत है, अरब सागर की अपनी खासियत है, और पूरे इंडियन ओशन को, जैसे आप एक बहुत बड़ा विशाल सागर है, बहुत अजीबोगरीब चीजें, हमने तो सागर को अभी देखा ही नहीं है। हमने तो जमीन की ही कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नहीं देखा है पूरी तरीके से, तो सागर के तो कैसे हम, हाउ कैन वी इवन कमेंट अबाउट इट। ये बंगाल की खाड़ी से ही मुझे याद आया कि आपने एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, मतलब अलग इन द सेंस कि मैंने इसके पहले नहीं सुना था इस विषय के बारे में, कि हम हमेशा जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या कार्बन सीक्वेस्टरिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए वगैरह, लेकिन आप कह रहे हैं कि नदियों का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से गंगा बहती है और फिर हमारी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो इस प्रोसेस में भी बहुत, शायद पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सीक्वेस्टरिंग प्रोसेस वो है। तो ये पहली बार मैंने इंडिका में पढ़ा, तो थोड़ा सा बताइए कि इसके बारे में शायद हमारे श्रोताओं को काफी नहीं पता होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो मिथ्याएं हैं कि पेड़ जो हैं, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पेड़ों से बहुत लगाव है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इशू ये है कि पेड़ जो है जब उगता है वो कार्बन डिपॉजिट करता है अपने तने में और पत्तियों में, और पेड़ों के साथ जो घास है और चीजें जो हैं वो जमीन के नीचे कार्बन का स्टॉक बनाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जियोलॉजिकली देखें तो अच्छा 80-90 साल में तैयार हो जाता है। मगर एक जो चैलेंज है, अभी जैसे ही पृथ्वी गर्म हो रही है तो फॉरेस्ट फायर्स का बहुत जबरदस्त रिस्क है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, यानी कि जब पत्ते गिरते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। एक और चीज जो होती है, जो एक फैक्टर है मगर बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो ये है कि जो जिसको हर्बीवोरी कहते हैं, यानी कि जो लोग जो इंसेक्ट्स, जैसे बहुत सारा, जैसे कैटरपिलर्स हैं या लोकस्ट हैं या ग्रास हॉपर्स हैं, जो भी कीड़े हैं, वो लीव्स जब खाते हैं तो वो जो बायोमास है वो ट्रांसफर होता है, राइट। नाउ द थिंग इज द डिकम्पोजिशन रेट्स जो हैं और रेस्पिरेशन रेट्स जो हैं, जो उससे प्लांट इतना एफिशिएंट नहीं है जितना रिवर्स हैं। रिवर्स भी वो जैसे गंगा, क्योंकि गंगा में एक ऐसी खास बात है जो हमारे पूर्वज जानते थे मगर वो समझ नहीं पाए थे कि क्यों ऐसा है।
तो हमारे बाप दादाओं ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने बताया था कि पानी गंगा का कभी खराब नहीं होता है। आप कितनी भी देर तक आप पानी को रखिए कभी भी बोतल में, वो खराब नहीं होगा। आप कभी भी कोई और नल का पानी भी ले लीजिए, क्लोरीनेटेड वाटर भी ले लीजिए, वो खराब हो जाता है। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि गंगा जहाँ से आती है वहां पे जो चट्टाने हैं जहाँ से पानी पहले गिरता है, तो पहले तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो बारिश गिरती है वो बारिश H2O नहीं होती है, प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। जब वो एटमॉस्फेयर से गिरती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, तो बहुत ही डाइल्यूट एक एसिड होता है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, वो बनता है। कार्बोनिक एसिड जब यंग ग्रेनाइट रॉक जो हिमालय में पाई जाती है, जब उस पर गिरता है तो एक वहां पे एक रिएक्शन शुरू होता है जिसको कहते हैं यूरीज रिएक्शन। नाउ यूरी जो नाम है वो हैरोल्ड यूरी के नाम पे है, नोबेल लॉरिएट थे, बड़े कमाल के केमिस्ट थे। वो अपनी लैब के बाहर एक दफे देख रहे थे, तो उनको एक वो पेड़ देख रहे थे, उन्होंने सोचा कैसे सृष्टि में कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस कौन बनाता है। उन्होंने कहा कि जीवाणु तो हैं, पेड़ हैं या कीटाणु हैं, मगर उन्होंने कहा कि कुछ और भी हो रहा होगा डीप हिस्ट्री में। तो उन्होंने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिश्रण करता है तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पे ये होता होगा। तो उन्होंने सिर्फ ये इमेजिन किया कि कहीं पे इतनी ज्यादा यंग ग्रेनाइटिक रॉक होगी जहां पे ये यूरीज रिएक्शन होता है। तो जहां मैं कह रहा था आपसे कि कार्बोनिक एसिड जब गिरता है, यानी कि बारिश की बूंदें जब ग्रेनाइट रॉक के ऊपर गिरती हैं तो वो एक ऐसा पदार्थ बनाती हैं जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, और वो सिलिकेट है जो, और वो कार्बन को बाइंड करके नीचे निकल जाता है पानी के अंदर, और वो बंगाल की खाड़ी में खूब जाके डिपॉजिट होता है। पुराने जमाने में बिफोर गंगा बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट रिवर, मीन गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस सबसे ज्यादा पावरफुल रिवर थी। अगर आप इंडस का सेडिमेंट रिकॉर्ड देखें तो वो केरल तक पहुंचता है, केरल तक, यानी कि इतना पावरफुल रिवर होती थी किसी जमाने में इंडस। हमने इंडस पे इतने बांध बना दिए हैं, इतने ज्यादा कि हम उसमें पानी ही नहीं बहता है। आप कई जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहां पे आप इंडस को क्रॉस कर सकते हैं, आपको अपना पाँव बिना गीला किए, क्योंकि पूरा एक रेगिस्तान सा बन जाता है गर्मियों में, क्योंकि पानी को रोक दिया गया है। ठीक है, अगर इस पानी को हम खोल दें तो बहुत फायदे होंगे क्लाइमेट के हिसाब से। और जो गंगा है जिसका एसिडिफिकेशन बहुत हो रहा है, उसको भी हमें रोकना है। ब्रह्मपुत्र जो है उसका भी हमें, जो चीन बांध बना रहा है उसको भी हमें रोकना चाहिए। दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड। अगर हम सृष्टि का जो बैलेंसिंग इक्वेशंस हैं अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से साउथ एशिया की जो रिवर्स हैं उनका बहुत जबरदस्त महत्व है, और हमको ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जो सेडिमेंट फ्लो है वो कार्बन बेरी करता है और न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत ज्यादा उसका योगदान है। तो छोटे में प्रणय में समझूं तो बेसिकली जो हमारा मॉनसून है इन अ वे, राइट, वो आता है खूब जबरदस्त, बहता है, हिमालय के ऊपर गिरता है और वो आसमान से कार्बन लेता हुआ गिरता है जी, और फिर वो चट्टानों पे गिर के उसका सेडिमेंट बन जाता है जो कि नदियां उनको लेकर के समुद्र में डिपॉजिट कर देती हैं। ये छोटे में संक्षेप में। हाँ, मगर ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि जैसे स्नोफॉल हो रही है या ड्यू गिर रही है तब भी ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कि एनी फॉर्म ऑफ बारिश ही नहीं, बारिश के बाद ड्यू आती है, फ्रॉस्ट आती है, स्नो आती है, वो भी अभी तक चलता रहेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। मानसून में सबसे ज्यादा दिखती है क्योंकि बारिश से हम अपने आप को समझ जाते हैं ना कि बारिश से पानी आ रहा है, और वो बिल्कुल आप समझ जाते हैं कि कार्बोनिक एसिड क्या है। आपकी कोक और पेप्सी की जो बॉटल है वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनिक एसिड है, अगर ये बहुत ही डाइल्यूटेड है, आप ये जबान खोल के कभी उसको बारिश में खड़े रहिए तो आपको एक अलग सा स्वाद आएगा, मगर इंटरेस्टिंग सा स्वाद आता है। यही जो बारिश की भीनी भीनी खुशबू है वो इसीलिए बार बार आती है क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड इज एक्टिंग ऑन द ह्यूमस। वो जो खुशबू आती है जिसको अंग्रेजी में पर्टिचोर कहते हैं, पर्टिचोर को ही उसी की वजह से हमारे पास इतनी अच्छी जो बारिश की भीनी भीनी खुशबू है। तो उन्हीं का तो ये उन्हीं से आपस में ये रिलेटेड है। तो ये इन चीजों को क्वांटिफाई, और ये मतलब क्लाइमेट चेंज तो इतना बड़ा टॉपिक है जनरली, तो इसको अगर भारत की नदियों का और हिमालय की नदियों का इतना बड़ा रोल है इन चीजों में, तो ये क्या क्वांटिफाई किया गया है? जितना हम पेड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, नदियों के ऊपर हम ध्यान देते हैं सोच के कि इनका पानी से रिलेशन है, लेकिन कोई क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल से इनका रिलेशनशिप नहीं जोड़ता है, एटलीस्ट पॉपुलर इमेजिनेशन में। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी है या फिर इन चीजों की क्वांटिफिकेशन ठीक से नहीं किया गया है, गणित ठीक नहीं है, जिसकी वजह से
इन चीजों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है? गणित है, मगर उसको एक तरह से एकत्र नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्लाइमेट साइंटिस्ट में भी बहुत क्योंकि कोई पेड़ के लिए अपना वो उसका रुझान पेड़ की तरफ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ओशंस में बहुत ज्यादा कार्बन बेरियल होता है, मैं उसको मानता हूँ। बहुत लोग कहते हैं, मैं जैसे बहुत खिलाफ हूँ कि डेजर्ट्स को ग्रीन करना चाहिए। डेजर्ट्स का जो रोल है वो क्लाइमेट चेंज में बहुत पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल नहीं है। तो इसके बाद ये बात कभी और करेंगे, मगर अभी जो कंसेंसस है या कोई एक दृष्टिकोण है, एक अग्रीमेंट होना चाहिए लोगों का, वो सही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी और क्या करना चाहिए। अभी जो एम्फोसिस है 80 से 90% वो है जिसमें पब्लिक की स्वीकृति है। जैसे वन संरक्षण करो, सब लोग खुश होते हैं, कॉर्पोरेशंस खुश हैं, लोग खुश हैं, सिविल सोसाइटी खुश है, सब लोग खुश हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती है। मगर ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट फायर्स और डिकम्पोजिशन, ये जो चीजें हैं, इसमें कार्बन रिलीज बहुत जल्दी हो जाता है। हमारा कार्बन कहाँ से आता है? जमीन के बहुत नीचे की सतह लेयर्स से आता है। डीप कार्बन होता है, कार्बन बहुत गहरा, जैसे ऑयल है वो कई किलोमीटर नीचे होता है, हम उसको निकाल के जला रहे हैं और फिर हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि पेड़ जो हम सतह पे लगाएंगे उससे कार्बन अब्जॉर्प्शन होगा। मगर ये जो अब्जॉर्प्शन है वो वापस हमें गहराई में डालना है, यानी तो अगर सरफेस पे रखेंगे तो ये फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं तो 80 साल बाद जब पेड़ मरने लगेगा, उसको हमने किसी और तरीके से यूज किया, तो उसका रिलीज तो होना ही है। कार्बन को हम वापस 2-3 किलोमीटर नीचे कैसे डालें जो हम कैप्चर करना चाहते हैं, ये एक समस्या है जिसके लिए अभी कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं है। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा है, जब आप अभी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बहुत बड़े हमारे उद्योगपति ने ये कहा कि मैं कई करोड़ पेड़ लगाऊंगा, तो मुझे लगा कि ये तो पेड़ लगाने से नहीं, आपको पेड़ नहीं जंगल लगाने चाहिए। पेड़ के साथ आपको घास लगानी है, उसके साथ काई लगानी है, उसके साथ छोटे छोटे और श्रब्स लगाने हैं, लताएं लगानी है, तब काम बनता है। पेड़ अकेले लगाने से एक लाइन से कोई फायदा नहीं होता, किसी का फायदा नहीं होता, पेड़ का भी फायदा नहीं। पेड़ बिल्कुल कैद हो जाते हैं उस एक लाइन से लगने में। तो मेरा मानना यह है कि जो साइंस है वो अभी कॉन्ट्रडिक्टरी है। साइंस है, मगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, बॉडी नहीं है जिसने ये कहा है कि ऑब्जेक्टिवली ये असेस किया है कि हमें कहाँ कौन सी लोकेलिटी पे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से, और ये मैं हर वक्त कहता हूँ अपने स्टूडेंट से जहाँ पे भी मैं टॉक देता हूँ, कि हर लैंडस्केप का एक रोल होता है कार्बन या क्लाइमेट कैप्चर के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। हर एक लैंडस्केप जो आपको हर बंजर जमीन लगती है, वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, राइट? तो उसी चीज को लेके अगर हम इसके बारे में सोचें कि चाहे लैटेराइट जमीन है या आपके बैंगलोर के इर्द गिर्द जो चट्टाने हैं, आपको दिखता होगा वहां पे तो कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं, बहुत जगह तो वो बिल्कुल ही गंजी हैं, मगर उसमें भी एक ऐसा मजा है कि मजा मतलब कि कैसा रिएक्शन चल रहा है ऑफ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस, जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि हर इकोसिस्टम का वैल्यू है और हर इकोसिस्टम का एक रोल है जो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपकी फिलहाल एक जो नई किताब आई है इनविजिबल एम्पायर, जिसमें आपने वायरसेस की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताया है, और अभी हम कोविड के से भी गुजरे हैं और आप पब्लिक हेल्थ पे भी बात करते हैं, तो कुछ इनसाइट्स हैं आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे ये सब को जोड़ते हुए कि कुछ पब्लिक पॉलिसी के एंगल से हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में फ्यूचर एपिडेमिक्स के लिए क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इस लाइंस पे अगर आपके कुछ इनसाइट आप शेयर करना चाहेंगे, अपनी किताब के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जरूर। देखिए, जो किताब लिखी गई थी वो कोविड के दौरान लिखी गई थी, जब मैं इससे पहले एक स्वयंसेवी संस्था जो जन स्वास्थ्य पे काम करती है उसमें काम करता था, और हमारा जो स्पेशलिटी थी वो फेफड़ों की बीमारी थी। जो हमारे जो डॉक्टर्स थे हमारे ऑफिस में, वही कह रहे थे कि सब जो कीटाणु हैं उनको एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए, एरेडिकेट कर देना चाहिए। मुझे लगा ये तो बड़ी ये बात सही नहीं है, बिकॉज मुझे लगा कि इवन वायरस के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और देखिए जो वायरस अभी हमको अफेक्ट करते हैं, जिनपे अभी हम जानते हैं, कुछ 5,500 वायरसेस के बारे में हमें जानकारी है, उनमें से कुछ 200 ऐसे वायरस हैं जो हमको किसी तरह अफेक्ट करते हैं, जिनमें से सिर्फ 30 ऐसे हैं जो सीरियस वायरसेस हैं, जो हमको बहुत सीरियस डिजीजेस देते हैं। तो कहाँ 30 हैं और कहाँ 30 5,500 में से
कुछ बहुत ही कम आंकड़ा निकलता है। और ये हमने क्योंकि शोध सिर्फ अपने इर्द गिर्द किया है, हमने ये नहीं देखा कि छोटे छोटे जानवरों में कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं, हमें ये नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बॉडी में कौन कौन से वायरसेस रहते हैं जो हमारे शरीर में संतुलन करते हैं। जैसे एक मेरा चैप्टर है, थोड़ा मज़ाहिया सा है, कि हमारे पेट में अगर बैक्टीरिया है जो हमारा फूड डाइजेस्ट करता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे पेट क्यों नहीं फट जाता है? अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो पेट फट जाना चाहिए, क्योंकि इतनी गैस बनी है, इतना तो उसको संतुलन कौन रखता है? वो वायरस रखता है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है या मैमल का प्लेसेंटा है, वो तो वायरस की देन है। वायरल प्रोटीन है जो प्लेसेंटा बना। जो हमारे जो हाथ-पाँव हैं, इसका जो संरचना की है वो वायरल जीन ने की है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो डीप पास्ट में एक वायरल इन्फेक्शन द्वारा हुई थी या किसी और छोटा-सा एक एक्सीडेंट था या इंसिडेंटल इवेंट था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि सब कीटाणु खराब हैं, इनको हमें मास स्प्रे करके इरेडिकेट कर दें। तो मैंने ये कहानी इसलिए लिखी, मैं सिर्फ ये जागरूकता लाना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, जो बहुत सारी नेचुरल सर्विसेज़ देते हैं वायरसेज़ एंड अलोंग विद बैक्टीरिया। दोनों के एक जय और वीरू की कहानी है। जो है अगर हम नहीं समझेंगे तो हम समझिए अपने आप को भी नहीं समझ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि हमारी जो बॉडी में जितने अगर 100 सेल अगर हमारी बॉडी में हैं, तो 130 बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और जो कीटाणु हैं छोटे-छोटे, वो हमारे साथ रहते हैं। तो 30% सेल्स जो हैं वो ज़्यादा है, उनकी सेल पर सेल। मगर क्योंकि हमारी कुछ सेल्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, जैसे फैट सेल्स जो हैं वो कुछ ग्राम की हो सकती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। हमारे हाथ जितनी बड़ी भी होती हैं फैट सेल्स। तो उसकी वजह से सेल्स का जो ह्यूमन सेल्स का जो मास है यानी कि वेट है वो बहुत ज्यादा है। कीटाणु तो बहुत छोटे होते हैं मगर उनकी जो मात्रा है वो इतनी है, वो हमसे 30% ज्यादा है। तो हमें उनसे लड़ना नहीं है, उनके साथ ही रहना है। वो हमारे भागीदार हैं, हम उन पे निर्भर हैं, वो हम पे निर्भर है और इसी पार्टनरशिप को हमें रिस्पेक्ट करना है। वी कांट बी एट वॉर विद द माइक्रोबियल वर्ल्ड। ये मैंने किताब में लिखा है कि हम लोग ये जो माइक्रोब्स के साथ लड़ाई करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत चीज है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। ये और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल, मैं इसके काफी खिलाफ हूँ। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, वो हमारी सभ्यताओं में बहुत खराब शब्द हैं किसी भी चीज के लिए। हमारे पास कीड़े के लिए हर चीज एक कीड़ा ही होता है, बीटल के लिए कुछ नहीं है, सेंटीपीड के लिए कुछ नहीं है, ठीक। कई तरह की मक्खियां होती हैं, कुछ 350 प्रकार की मक्खियां होती हैं, हम सब चीजों को मक्खी कहते हैं। फ्रूट फ्लाई जो है, जो हमारी सब्जियों और फलों को यूटिलाइज करती है, उसको भी मक्खी कहते हैं। तो सोचिए कि हर चीज काई होती है, बैक्टीरिया का कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में, सब कीटाणु है। एनीथिंग विच इज स्मॉल इज कीटाणु, राइट, जीवाणु। तो हमारे पास जो शब्द है वो काफी अपशब्द जैसे हैं। काई यानी कि एल्गे भी काई है, साइनोबैक्टीरिया भी काई है, फंगस भी काई है, क्योंकि वो सब एक से दिखते हैं और हरे होते हैं तो उसको काई बुलाते हैं। मुझे नहीं लगता ये सही है। अब अगर हम साइंटिफिकली रिस्पेक्ट करना चाहते हैं सृष्टि को, तो हमें थोड़ा सा इसको अलग ढंग से देखना चाहिए। हर चीज बग नहीं होती है। ये शब्द जो है ना, बग मतलब बहुत ही घटिया शब्द है। आप ये कहना चाहेंगे कि तितली भी बग है और बीटल भी बग है और जो चीज सुंदर है उसको भी बग कहते हैं, ये गलत बात है। सो मैं थोड़ा इससे नाराज हूं कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी भी उनको इस पे ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि जब तक ये शब्द बदलेंगे नहीं तो हमारा उनका जो उच्चारण है और जिस तरह से हम वैल्यू देते हैं वो नेगेटिव वैल्यू ही है। सो नथिंग इन नेचर इज देयरफॉर रिस्पेक्टेड। हम ही एक रिस्पेक्टेबल क्रीचर हैं, बाकी सब पेस्ट है, बग है, क्रिटर है। ये गंदे शब्द मेरे हिसाब से। अंग्रेजी में देखें तो, और चलिए उन्होंने तो देने शुरू कर दिए अच्छे शब्द, वायरस है या जो भी है, अलग अलग। हमने तो वो भी नहीं किया है। नहीं प्रणय, ये इस चीज पर हम आज की चर्चा के अंत पर आते हैं। मन तो कर रहा है कि बात करते रहें, पर हमें पता है कि समय कम है हमारे पास इस चर्चा के लिए। पर आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला, पहली बात तो ये, और दूसरी तरफ सिर्फ सीखने को नहीं मिला, आपसे एक नई तरीके की जिज्ञासा की प्रेरणा मिली, मैं ये बोलूंगा। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत ही इन्फेक्शियस है थैंक यू। और हमको प्रेरित करती है अलग तरह से सोचने के लिए और काफी सारी चीजों को देखने का। आपका इतना अलग नजरिया है। आप खूब सारी किताबें लिखे हैं और आपकी किताब हिंदी में कब आ रही है, पहले हमें ये बताइए।
हाँ मैं चाहूंगा सौरभ, अगर आप और प्रणय और ख्याति इसको ट्रांसलेट करें, इसका अनुवाद करें, मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। किसी ने, देखिए, अब किताबें बिकती नहीं हैं, कोई खरीदता नहीं है किताबें, और हिंदी में तो पर्टिकुलर्स, देखिए मलयालम में सबसे पहले ट्रांसलेट हो जाती है मेरी किताब, विद इन 3 मंथ्स, जैसे अंग्रेजी में आती है 3 महीने में ही मेरी हिंदी में किताब आ जाती है। तमिल, मराठी भी बहुत अच्छी हैं, मगर उसके अलावा कोई और रीडरशिप ही नहीं है इस देश में। उर्दू और हिंदी, मुझसे कहा जाता है, मेरे पब्लिशर्स ये कहते हैं कि वो कोई पढ़ता ही नहीं है। आई मीन, ये इस तरह की किताबें नहीं पढ़ते हैं। ये हम कोशिश करेंगे, हमारे शायद श्रोताओं से भी दरख्वास्त है, जो हमारी तो उम्मीद यही है पुलियाबाजी में कि जो ख्याल हैं वो दूर तक जाएं, और इस तरीके के ख्याल हिंदी, उर्दू वगैरह में दूर तक जाएं। तो हमारी देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं, हिंदी में आशा है जल्दी कुछ होगा। तो इसी आशा और प्रेरणा पर ये एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय का आज का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।